हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल सेक्शन। अभी तक हमने जितने भी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसका आपका थ्योरेटिकल वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन आज कंप्लीट करेंगे। जितने इसका पॉसिबल न्यूमेरिकल है उतना मैं कराऊंगा आपको। ठीक, और इसके अलावा आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को वहां पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप पेज में जा सकते हैं, वहां पे आपको ज्वाइन कीजिए। कोई भी आपको डाउट होता है, किसी प्रकार का कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्ट आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये फेसबुक पेज आप लोग नए, जैसे आप व्यूअर्स हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको आइडिया नहीं है तो। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे कई लोग नए व्यूअर्स हैं जो लोग ऑलरेडी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं या कई लोग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एडवांटेज अभी को होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम का हर टाइप का क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। आपका टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के बारे में, प्योर इलेक्ट्रिकल के बारे में भी आपको वीडियो दिया जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का चल रहा है, 5000 का सीरीज चल रहा है, मेरा यहाँ पे मेजरमेंट का सीरीज चल रहा है। आने वाले दिनों में मशीन का भी ये सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये आप लोग के लिए ये चैनल जो है बहुत ज्यादा एडवांटेज रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हम लोग लिए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, द इंडक्टेंस ऑफ मूविंग आयरन एमीटर इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वेयर L इज इक्वल टू 20 प्लस 10 थीटा। L इज इक्वल टू 20 प्लस 10 थीटा माइनस 2 थीटा का स्क्वायर माइक्रो हेनरी। ठीक है, इंडक्टेंस का वैल्यू वेयर इंडक्टेंस इज वेरी विद रेस्पेक्ट टू थीटा ना, आपको पता है। ठीक है, कैसे इंडक्टेंस थीटा चेंज होता था तो इंडक्टेंस वेरी करता था। वेयर थीटा इज डिफ्लेक्शन इन रेडियन, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 24 into 10 to the power minus 6 न्यूटन मीटर पर रेडियन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग फॉर अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। यदि आप उस मूविंग आयरन को 5 एम्पियर का करंट दे रहे हैं तो कितना डिफ्लेक्ट करेगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। थीटा मतलब डिफ्लेक्शन। ठीक है, कितना एम्पियर करंट पे, 5 एम्पियर के करंट पे। तो सिंपल है, जब मैंने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ा रहा था तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में आपको वहां पे बताया था, टॉर्क का डेरिवेशन कराया था। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, चेंज ऑफ इंडक्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, और दूसरी बात करंट इस पे डिपेंड कर रहा था, स्क्वायर ऑफ करंट पे। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD is equal to 1/2, TD is equal to 1/2 IRMS का स्क्वायर into dl by d theta. So this is the deflecting torque of moving iron instrument, right? ठीक है, now controlling torque. So controlling torque क्या होगा यहाँ पे, कंट्रोलिंग टॉर्क, स्प्रिंग कंट्रोल आपने यूज किया है तो कंट्रोलिंग टॉर्क TC इज इक्वल टू K, वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड थीटा डिफ्लेक्शन इसके इक्वल होगा। नाउ अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, controlling torque will be equal to deflecting torque. Controlling torque will be equal to deflecting torque, and controlling torque K theta will be equal to the 1/2 IRMS square into dl by d theta. Okay, right? So this is the required equation, जिसमें हम लोग सारे फॉर्मूला को पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो L इज अ वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, है ना। थीटा भी डिपेंड कर रहा है, L डिपेंड कर रहा है थीटा के वैल्यू पे। तो नाउ dl by d theta, what do you mean by dl by d theta? That means change of inductor with respect to deflection angle. So I can differentiate this, the value of this L, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं यहां पे। नाउ dl by d theta, और आई कैन राइट इट d by d theta and put the value of L. So L की वैल्यू मेरे पास है 20 प्लस 10 थीटा माइनस 2 थीटा स्क्वायर, ये हो गया।
इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आएगा 20 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, tan थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा 10 होगा, एंड माइनस 2 कांस्टेंट थीटा स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू थीटा 2 थीटा, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 इंटू थीटा। ठीक है, ये क्या का वैल्यू मिल गया आपको, ये आपको वैल्यू मिल गया dl बाई डी थीटा का वैल्यू, राइट। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 1। सो k का वैल्यू हमारे पास पता है, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, और k का वैल्यू हमको पता है, ये k का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में k का वैल्यू को पुट कीजिए। नाउ 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 द वैल्यू ऑफ k, एंड थीटा आपको कैलकुलेट करना है, तो दिस इज द थीटा, राइट, दिस इज द थीटा 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 IRMS स्क्वायर, जो भी करंट गिवन होगा IRMS स्क्वायर होगा, सो द वैल्यू ऑफ करंट 5 एम्पियर, 5 एम्पियर इज ऑलरेडी IRMS वैल्यू, क्योंकि आपको मेंशन नहीं करेगा, जो भी करंट देगा RMS वैल्यू के टर्म में आपको डायरेक्ट करंट देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 एम्पियर, और 5 एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इसको मैं 25 लिख दूं डायरेक्ट, ओके, तो इट इज 25 एम्पियर, ओके, आई स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर दैट इज 25, एंड dl बाई डी थीटा कितना है यहाँ पे 20 10 माइनस 4 थीटा, 10 माइनस 4 थीटा, ओके। अब इसको थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 1/2 इधर आ गया, यहां पे लिख देता हूं 2 इंटू 24 इंटू 2 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 थीटा इज इक्वल टू 250 माइनस 24 इंटू 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 कितना होगा बोलिए 100 थीटा। नाउ दिस विल बी शिफ्टिंग टू दिस साइड, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा थीटा कॉमन हो गया, और 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये इधर शिफ्ट हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस 100 इज इक्वल टू 250। नाउ थीटा इज इक्वल टू कितना 250 डिवाइडेड बाई 48 into 10 to the power minus 6 plus 100. Now theta is equal to, now solving this and getting the value of theta, I think theta is equal to, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.689 रेडियन, 1.689 रेडियन। आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप कमेंट भी कर देना, ठीक है। आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा अपने से, यहां तक आपको नहीं छोड़ना है, बस आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है, ओके। सो 1.250 डिवाइडेड बाय समथिंग 100 है ना, तो आपको 1 से ग्रेटर ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देखना। थीटा का वैल्यू मिल गया, अभी रेडियन में मिला, बट आंसर आपको पूछा यहाँ पे डिग्री में, तो इस रेडियन को डिग्री में आप चेंज कर लो, तो थीटा इन डिग्री, थीटा इन डिग्री, तो डिग्री में आप कैसे लिखोगे इसको, थीटा डिग्री में ये जो 1.689 है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 बाई पाई का, ये जो आएगा वो किस में आएगा बताइए, रेडियन टू रेडियन आपका कैंसिल 180 डिग्री, तो डिग्री में आएगा 96.77, 96.77 डिग्री इज द राइट आंसर। सो इतना इंडक्टेंस है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, 5 एम्पियर करंट आप अप्लाई करेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो 96.77 डिग्री का डिफ्लेक्शन होगा, और करंट को बढ़ा दोगे तो और ज्यादा डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आप यहां से कर सकते हैं सिंपली, k थीटा इज इक्वल टू 1/2 IRMS किसका dl बाई डी थीटा, तो यहाँ पे k का वैल्यू हमने रख दिया 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये हो गया इंटू थीटा 1/2 का 2 यहाँ पे आ गया, IRMS 25 हो गया, dl बाई डी थीटा, dl बाई डी थीटा हमने निकाला यहाँ पे,
तो dl by d थीटा का वैल्यू आया 10 माइनस 4 थीटा 10 माइनस 4 थीटा। ओके, अब नाउ 25 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 इंटू 2 48 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू थीटा इज इक्वल टू 250 माइनस 25 इंटू माइनस 4 थीटा, तो 25 इंटू 4 आपका 100 थीटा। नाउ इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो दिस थीटा एंड दिस थीटा विल बी कॉमन, तो 48 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 100 is equal to 250. Now theta is equal to 250 divided by 48 into 10 to the power -6 plus 100. Now theta is equal to, इसको सॉल्व करने पे 1.689 रेडियन। Now this theta is converted into the degree, तो डिग्री में क्या हो जाएगा, डिग्री थीटा डिग्री is equal to 1.689 into 180 डिग्री divided by pi, where theta is equal to 96.77 degree is the right answer. Right? Now question number 2, तो ये प्रॉपर डिस्कशन है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है कि स्ट्रे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, वो बताया था मैंने। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जब इफेक्ट पड़ता है किस पे, मूविंग आयरन पे, मूविंग आयरन के मैग्नेटिक फील्ड पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जब इफेक्ट पड़ता है तब के केस में, तब उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रे मैग्नेटिक इफेक्ट। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और मूविंग आयरन का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के 0 डिग्री या 180 डिग्री में हो, जिसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं, उसके पैरेलल हो या उसके इन फेज हो, तब के केस में स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट और ज्यादा होगा। ठीक है, और इससे आपका रेड्यूस होगा मेन मैग्नेटिक फील्ड उस मूविंग आयरन का, और स्ट्रे मैग्नेटिक इफेक्ट का वहां पे अफेक्ट और ज्यादा करेगा। कब, जब 0 डिग्री या 180 डिग्री में उसका इफेक्ट पड़े, मतलब पैरेलल हो। तो ये मान लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ये, और इसी के पैरेलल कोई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इसमें इफेक्ट पड़ेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली इसके लिए हम लोग एक शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। शील्डिंग से ही आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उससे टकराएगा और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इससे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से बचा जा सकता है। ये हो गया। ठीक है, ये पूछा जाता है। और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें और ये पूछा जाता है, ये तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड वाला हो गया है ना। हाँ, इसमें जो टेम्परेचर एरर होता है उसको कम करने के लिए आप क्या करते हो, तो इसमें आप एक क्या लगाते हो, स्वैम्प रजिस्टर लगा देते हो मीटर रेजिस्टेंस के सीरीज में, मीटर के सीरीज में, है ना। अब स्वैम्प रेजिस्टेंस एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। फॉर डीसी इट इज मेड बाय मैग्नीन एंड फॉर एसी कॉन्स्टेंटन का बना होता है, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इस पे कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो टेम्परेचर इफेक्ट के कारण जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू में वहां पे इंक्रीमेंट होता है या जो भी उसमें अफेक्टेड होता है उसको वो करेक्ट करता है। राइट, तो उसीलिए वहां पे हम लोग मीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं, किसका, मैग्नीन का या तो फिर कॉन्स्टेंटन का, दैट इज कॉल्ड दी स्वैम्प रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टेम्परेचर इफेक्ट को कम करने के लिए स्वैम्प रेजिस्टर इसमें लगाया जाता है। ये आपको पूछा जाता है, आप इसको एकदम नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। दूसरी बात, स्वैम्प रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ये दोनों क्वेश्चन को प्रॉपर वे में आप नोट कीजिए, बहुत ज्यादा बार मूविंग आयरन में पूछा गया है। और बाकी एक दो क्वेश्चन ऐसे इंडक्टेंस से रिलेटेड आते रहता है, ये टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है। और अभी मैं एरर से और आपको क्वेश्चन बताता हूं, जैसे कि मैंने एरर कराया ना लास्ट क्लास में, बहुत ही अच्छे से मैंने डील किया, उसके बारे में आपको बता रहा हूं एक दो क्वेश्चन, वो भी आप यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, I is equal to 10 plus 5 sin 100t plus 10 sin 300t plus 15 sin 500t and so on. This current will passes through this resistance and यहाँ पे सीरीज में एक एमीटर कनेक्टेड है और इसको VAC सप्लाई दिया जा रहा है। तो बताइए कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, जबकि करंट का वैल्यू ये है। तो करंट और रेजिस्टेंस पता है तो आप वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो।
लेकिन ये जो ए मीटर है, इसमें बोला गया था क्वेश्चन में कि जो ये ए मीटर है वो आपका मूविंग आयरन टाइप का ए मीटर है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्लियर हो गई। मूविंग आयरन टाइप का एमीटर लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यदि आप मूविंग आयरन पढ़ रहे हैं तो पहला बात आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, दिस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेजर दी RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। दिस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेजर दी RMS वैल्यू, राइट, आइदर इट इज वोल्टेज आइदर इट इज करंट। तो एमीटर है तो करंट को मेजर करेगा, RMS वैल्यू को, ठीक है। तो जो वोल्टेज होगा इस लोड के क्रॉस वो भी क्या होगा बेटा, VRMS होगा कि नहीं, बताओ मुझे, VRMS होगा। तो क्या कैलकुलेट करना है आपको, VRMS की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या पता है आपको, रेजिस्टेंस पता है और यहाँ का IRMS करंट पता है, IRMS करंट पता है। तो VRMS आपको कैलकुलेट करना है, IRMS और रेजिस्टेंस पता है, तो क्या हो जाएगा बोलो ना, IRMS का स्क्वायर इंटू IRMS का स्क्वायर इंटू क्या, रेजिस्टेंस, ये होगा। ये हमारा अप्रोच है, ये अपने को कैलकुलेट करना है, राइट, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे हम लोग जो सिग्नल यहां पे दे रहे हैं इनपुट में वो कैसा है, DC कंपोनेंट है प्लस AC कंपोनेंट है ना। तो इसका RMS वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसका RMS वैल्यू को निकालने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूं जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, चाहे आप PMMC पढ़ रहे हो, चाहे आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पढ़ो, या तो फिर मूविंग आयरन पढ़ रहे हो, या फिर EMMC पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, वहां पे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर पढ़ रहे हो, ऑल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में ये आपको काम आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, लेट सपोज मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करता हूं। हमारे पास इनपुट में कैसा है बेटा, साइनोसॉइडल है, इनपुट सप्लाई कैसा है मेरे पास, साइनोसॉइडल है, राइट। ले वोल्टेज ले लेता हूं, चलो वोल्टेज ले लेता हूं यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है, ओमेगा टी है, राइट, ओमेगा टी है मेरे पास, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है ना, 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, चलो इसको आप ले लो, ऐसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओमेगा टी, ठीक है, ये 3 ओमेगा टी, ठीक, और ये 5 ओमेगा टी, ये 5 ओमेगा टी, राइट। ये आप इनपुट दे रहे हैं, क्लियर है। तो स्टार्टिंग में मान लो आपके पास ये साइनोसॉइडल है, ये साइनोसॉइडल ले रहा हूं मैं ना, ये साइनोसॉइडल, ये साइनोसॉइडल, ये क्लियर है, ये आपके पास साइनोसॉइडल है। वोल्टेज, ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस साइनोसॉइडल का RMS वैल्यू क्या होता है आप बताओ मुझे, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप पढ़े हो, VRMS इज इक्वल टू, इस साइनोसॉइडल सप्लाई का VRMS क्या होगा, V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 होगा। लेट सपोज मैं इसमें कोई डायोड लगा दूं, तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर लगा दूं इसी में, तो अब मेरा आउटपुट कैसे मिलेगा, तब के केस में कोई डायोड वगैरह लगा देता हूं, तो मान लो यहाँ पे कोई एक डायोड लगा दिया मैं, अब मेरे को जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एवरेज टाइप का मिलेगा, है ना। तो चलो अभी मेरे को हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में AC को मैं DC में कन्वर्ट कर दूंगा तो हाफ वेव मुझे मिलेगा, है ना। तो उसका मैं यहाँ पे निकालना चाहूंगा हाफ वेव का, तो मुझे ये वेव फॉर्म कैसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा, देखो ये हाफ वेव का वेव फॉर्म कैसे मिलेगा, ऐसे इस टाइप का मिलेगा वोल्टेज का, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू, बात समझ में आ रहा है। ये मेरे पास इनपुट साइनोसॉइडल था, मान लो मैंने डायोड लगा दिया, तब मुझे आउटपुट अब कैसे मिलेगा, हाफ वेव मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अब मान लो यहाँ पे एक डायोड और लगा दिया, मान लो मैंने इसको फुल वेव ब्रिज बना दिया या फिर सेंटर टेप बना दिया फुल वेव में, है ना, तब मुझे आउटपुट कैसे मिलेगा, ये हाफ वेव में ये मिला, फुल वेव में कैसे मिलेगा, मुझे इसी वोल्टेज का वैल्यू ऐसे मिलेगा, 2 पल्स मिलेगा, ये मैं बताया भी हूं, है ना। ये हो गया आपके पास, देखो Vm का वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई और ये आपके पास 4 पाई, ये आपको मिलेगा, इतना क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहां पे VRMS का वैल्यू आपको क्या मिला, V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 मिला, है ना। यहां पे VRMS की आप निकालेंगे जब इस वेव फॉर्म का 0 पाई, ये हो गया आपका 2 पाई, ये 3 पाई एंड ये 4 पाई। नाउ यहां से आप VRMS इसका निकालना चाहोगे तो आपको VRMS का वैल्यू मिलेगा, इसके लिए V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा, और इसके लिए आप VRMS की वैल्यू निकालना चाहोगे फुल वेव का, तो फुल वेव का आपका VRMS का वैल्यू आएगा V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2,
ठीक है, भी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 मिलेगा। समझ में आ गया? तो देखो ये जो है एसी को मैंने डीसी में कन्वर्ट किया तो मेरे को ये वेव फॉर्म मिला, बट ये वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू भी निकाला जा सकता है, तो भी आरएमएस और ये भी आरएमएस आपको मिला। ठीक है, इस फुल वेव का भी आरएमएस भी मैक्सिमम बाय √2 होता है, हाफ वेव का भी आरएमएस भी मैक्सिमम बाय 2 होगा, एंड इस फुल वेव का ये तो आपका साइनसॉइडल है, इस फुल वेव का आपको मिलेगा भी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2, है ना। अब कई लोग को डाउट ये होता है कि मान लो मैं यहाँ पे कई लोग क्या, मैंने कमेंट देख रहा था, अभी एक ग्रुप है फेसबुक में, तो मैंने उसमें कमेंट देख रहा था कि मान लो एक क्वेश्चन था, उसमें यहाँ पे एक डायोड लगा दिया था ऐसे करके, ठीक है, और इसको लिख दिया था मूविंग आयरन, तो डायोड एसी को डीसी में चेंज करता है, तो वो बोले ये डीसी में तो चेंज हो गया, तो अब एमीटर तो मूविंग आयरन टाइप है, तो आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करता है ना, या फिर वो ऐसे ऐसे उसका शायद परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल था, ऐसा पीएमएमसी करके वहां पे क्वेश्चन था। ठीक है, ये केवल आपका डीसी को मेजर करता है। मान लो मैं इसका आपको आरएमएस वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो कई लोग ये पूछ रहे थे वहां पे कि ये केवल डीसी को एसी को मेजरमेंट करता है, तो यहाँ पे तो एसी को डीसी में चेंज कर रहा है, तो कैसे वक्त मतलब ये जो आपका जो आंसर है वो गलत है, ऐसा करके कुछ पूछ रहे थे। मेरे को एग्जैक्टली वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं शेयर करता, चलिए उसको रहने दीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये देखो जैसे ही हमने यहाँ पे डायोड वगैरह लगा के एसी को डीसी में चेंज किया तो अपने को ये डीसी क्वांटिटी मिला, बट इसका तो आरएमएस वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो आरएमएस वैल्यू इतना हो गया। अब यहाँ पे अपने को पूछा क्या है कि यहाँ पे वैसे ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, यहाँ पे पूछा उसका आंसर तो आप निकाल सकते हो, इसके बेसिस पे है, ये सब मैं एक्स्ट्रा डिस्कशन कर रहा हूं। तो यदि आपका यहाँ पे हाफ एक डायोड रखता, हाफ वेव रहता, तो यहाँ पे मैं ये भी आरएमएस की वैल्यू को यूज करता निकालने के लिए फॉर्मूला को, है ना, मतलब आई आरएमएस का कॉन्सेप्ट मैं यूज करता, ठीक है, और ऐसा सिग्नल है तो मैं भी आरएमएस भी मैक्सिमम बाय √2 यूज करूंगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है, ठीक है, आपके पास करंट ये है, ठीक, एमीटर आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करेगा, तो इस करंट का आरएमएस वैल्यू को आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो आई आरएमएस, यहाँ पे स्क्वायर की नीड है तो स्क्वायर यही ले लो, रूट मत लगाना उधर पे, और रूट नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, देखो 10 का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला क्या है 5/√2, 5/√2 का स्क्वायर, थर्ड वाला क्या है 10 डिवाइडेड बाई कितना √2 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा प्लस 15 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर ये 100 होगा, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 2 होगा, एंड 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा, तो ये हो गया 100 प्लस 1/2 कॉमन आ गया, तो 25 प्लस 100 प्लस 225, तो ये आ जाएगा आपका 100 प्लस 1/2, इसको ऐड कर लीजिए, 225 में 25 ऐड करोगे तो 250 हो गया, 250 प्लस 100 350 हो गया, ये आपका 350 हो गया, राइट। और 350 का कितना हो जाएगा 175 हाफ, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 175 इज इक्वल टू 275 एम्पियर। आपका यहाँ पे क्या रहेगा करंट, आई स्क्वायर आरएमएस का वैल्यू, आई स्क्वायर आरएमएस का वैल्यू आया, ठीक है। ये अब यहाँ पे रख दीजिए डायरेक्ट, आई स्क्वायर आरएमएस की वैल्यू आपका आया है 275, नॉट आई आरएमएस, आई स्क्वायर आरएमएस का वैल्यू आया है यहाँ पे, तो रख दिए, ओके। और आर का वैल्यू आपके पास कितना है, आर का वैल्यू 2 ओम है, तो मैं क्या निकाल रहा हूं, पावर निकाल रहा हूं क्या मैं चलो पावर आपको पूछा यहाँ पे, पावर ले लो, क्या दिक्कत है, पावर, ये पावर ले लो, पी आरएमएस है ना, ये पावर, अभी पावर निकाल रहा हूं, तो 275 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200 का 2 से 400 होगा, 75 का 150, तो 550 वॉट यहाँ का पावर आ गया। यदि पावर पूछता तो 550 वॉट। दूसरा यहाँ का वोल्टेज आपको पूछता, यहाँ का मान लो वोल्टेज आपको पूछता वी आरएमएस, तो ये आपका हो जाएगा आई आरएमएस इंटू 2, आई आरएमएस इंटू आर, तो आई आरएमएस का वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाल सकते हैं, √275 हो जाएगा, तो √275 इंटू आर, आर का वैल्यू मेरे पास कितना है 2 है, राइट।
ये पावर हो गया ना, कर लेना करेक्ट। तो अंडर रूट 275 इंटू 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वोल्ट में इसके क्रॉस आंसर आ जाएगा, ये वोल्ट में ले लेना। समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे मैं एक डायोड लगा देता, ये नहीं देता, सॉरी ये नहीं देता, मान लो एसी का वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ दे देता, एसी का वैल्यू मान लो मैं यहाँ पे VAC मान लो कुछ ऐसा दे देता, चलो 10, ये हो जाएगा आपके पास 15 sin ओमेगा टी, ऐसा इनपुट दे दिया। यहाँ पे मैंने इसमें डायोड लगा दिया, ठीक है, ये डायोड लगा दिया, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पे प्लस माइनस V RMS, V आउटपुट का RMS मुझे, तो अब मुझे मिलेगा V आउटपुट का RMS इज इक्वल टू, बोलो ये मेरे पास इनपुट है, तो अब मैंने क्या किया, इसको एक साइनोसॉइडल मैंने दिया, चलो 15 sin ओमेगा टी दे दिया, अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड हो रही होगी, चलो तो मैंने इसको दे दिया 15 sin ओमेगा टी, ये मैंने इनपुट दे दिया, राइट। तो ये मैंने इनपुट इसको दिया, Vm sin ओमेगा टी दिया, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है बताओ, साइनोसॉइडल मैंने दिया, तो वहां पे मिल रहा है मुझे V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रूट 2, और V मैक्सिमम की वैल्यू मेरे पास कितना है, 15 है एंड डिवाइडेड बाय रूट 2, राइट। तो 15 डिवाइडेड बाय रूट 2 मुझे V RMS का वैल्यू मिल गया। अब ये क्या पूछता, मान लो I RMS यहाँ पे पूछा रहा था, तो I RMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V RMS डिवाइडेड बाय R। अब V RMS मैंने अभी कैलकुलेट किया, कितना 15 डिवाइडेड बाय रूट 2, ये रूट 2, और R का वैल्यू मेरे पास कितना है, R का वैल्यू मेरे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2, तो 15 इंटू रूट 2 आपका आंसर आ जाता, राइट। इतना करंट का वहां पे क्या आ जाता, आपका आंसर आ जाता। क्लियर है। V RMS बाई R एंड V RMS V मैक्सिमम बाई रूट 2 और V मैक्सिमम 15 बाई रूट 2, ये हो गया। तो I RMS आपका क्या हो जाएगा, I RMS इज इक्वल टू V RMS बाई R। तो V RMS का वैल्यू कितना है बोलो, V RMS का वैल्यू है आपके पास इतना 15 बाई रूट 2 और इतना, R का वैल्यू कितना है इतना, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना, आपका आ जाएगा। चलो रूट टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट टू का, तो चलो आप इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर में, यही आपका आंसर रहेगा, है ना, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर रहेगा, ये जस्ट करना है, तो ये आपको हो जाता। समझ में आया बात। मान लो यही आपका फुल ब्रिज रहता, यहाँ पे कोई आपके पास मैंने हाफ ब्रिज ले लिया, फुल ब्रिज रहता, ठीक। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, मान लो यहाँ पे जो VAC है, ये VAC है, मान लो 10 प्लस 15 रूट 2 साइन ओमेगा टी आपको देता, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको I RMS की वैल्यू पूछता हो, तो डायरेक्ट 10 प्लस 15 रूट 2 साइन ओमेगा टी, तो आपको इसका निकालने आता है ना RMS वैल्यू। अब ये क्या करेगा, AC को DC में चेंज करेगा, तो पहले उसका वेव फॉर्म आता, उस वेव फॉर्म आएगा, उसका RMS वैल्यू निकालोगे, है ना, तब आप क्या करोगे, वहां पे फिर आपका आंसर आता, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे 10 प्लस 15 रूट 2 साइन ओमेगा टी, हम लोग इसको इनपुट देंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास AC है, ये जो AC है उसका आप क्या करोगे, ये जो MI टाइप का है, MI टाइप का, सबसे पहले तो इस AC को ये क्या करेगा, डायोड जो है DC में चेंज करेगा, है ना, DC में चेंज करेगा, तो जो भी DC आएगा उसका आप, जो भी वेव फॉर्म आएगा उसका आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे, V आउटपुट का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तब जाके क्या करेंगे, तब जाके हम लोग उसका DC यहाँ पे देने का क्या मतलब है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना। यदि आप यहाँ पे 10 प्लस 15 रूट 2 साइन ओमेगा टी देते हैं तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका, ठीक है। ये I RMS का वैल्यू क्या मिलेगा आप बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा, आपसे नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। 10 प्लस 15 रूट 2 साइन ओमेगा टी यदि इनपुट देता हूं तो यहाँ पे I RMS का वैल्यू क्या होगा, व्हेन द रेजिस्टेंस इज 2 ओम, आप यहाँ पे बताना। एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो गया आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन वाली पार्ट, ठीक। और एक आध क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसी में हम लोग और अच्छे से एक आध, इसका आप कमेंट जरूर करना, है ना। 10 प्लस 15 रूट 2 साइन ओमेगा टी इनपुट देने पे एक हाफ वेव डायोड को I RMS की वैल्यू क्या होगा, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका
एरर से मैंने लिया हुआ है ना, जो एक्सटेंशन ऑफ रेंज में जो एरर आता है ना, फ्रीक्वेंसी एरर, वहां से मैंने लिया है। तो क्या बोला है देखो, 0 to 1 एम्पियर मूविंग आयरन एमीटर है जा इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या क्या गिवन है पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे गिवन, ये देखिए गिवन, सबसे पहला देखो क्या गिवन है, 0 to 1 एम्पियर मूविंग आयरन एमीटर। तो कोई एक मूविंग आयरन है जिसका करंट का रेंज दे दिया है 0 से 1 एम्पियर, मींस 1 एम्पियर हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है Rm 50 मिली ओम, ये 50 मिली ओम गिवन है, एंड इंडक्टेंस 0. एंड इंडक्टेंस गिवन है 0.1 मिली हेनरी, एंड इंडक्टेंस इज गिवन 0.1 मिली हेनरी। ओके, ये हो गया। शंट कॉइल इज कनेक्टेड टू एक्सटेंड इट्स रेंज टू 0 to 10 एम्पियर। अब चलो, उसके रेंज को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे एक शंट कॉइल कनेक्टेड है, ठीक है, शंट कॉइल कनेक्टेड है, और कितना रेंज है, टोटल करंट हमारे पास 10 एम्पियर है, राइट, इतना हो गया। फॉर ऑल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। द टाइम कांस्टेंट इन मिली सेकेंड कैलकुलेट आपको करना है, यहाँ पे मैं नोट करता हूं, कैलकुलेट फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपको द टाइम कांस्टेंट इन मिली सेकेंड, टाइम कांस्टेंट टाउ निकालना है मिली सेकेंड में, राइट, और आपको कैलकुलेट करना है एंड रेजिस्टेंस इन मिली ओम ऑफ द शंट कॉइल, शंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है मिली ओम पे। ऑप्शंस आर दिस, ये ऑप्शंस है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूं। सबसे पहले तो डायग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो मेरे पास ये क्या है, कॉइल है मेरे पास ये, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस कनेक्टेड है, ये क्लियर हो गया। अब ये वो करंट का रेंज है, कितना है, ये कितना दे दिया है, 10 एम्पियर, ठीक है, ये हो गया। यहां का करंट, यहां का करंट, ये शंट कॉइल है तो शंट करंट, ये मीटर है, मीटर का इंपेडेंस तो मीटर करंट, ठीक है। यहां का वैल्यू आपको दे दिया है Rm का, ये Lm होता है, ये हमारे पास क्या होता है RSH शंट रेजिस्टेंस, और जो कॉइल यूज किए है उसका ये इंडक्टेंस, राइट, ये होता है। इतना क्लियर हो गया। अब आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है और रेजिस्टेंस, एरर फ्री बनाना है, फॉर सेम फ्रीक्वेंसी आपको बनाना है। सेम फ्रीक्वेंसी मतलब ऑपरेटिंग फॉर ऑल, या फिर लिख सकते फॉर ऑल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज ना, तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों के वोल्टेज के इक्वल कर देता हूं। दोनों के वोल्टेज को मैंने इक्वल किया तो यहां का करंट है मेरे पास Im, यहां का इंपीडेंस क्या होगा बोलो, यहां का इंपीडेंस हो जाएगा Zm, लिख सकता हूं मैं सिंपली, यहां का करंट मेरे पास ISH है और यहां का इंपीडेंस मेरे पास हो जाएगा ZSH, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं Im डिवाइडेड बाई ISH, Im डिवाइडेड बाई ISH, Im डिवाइडेड बाई ISH एंड ZSH डिवाइडेड बाई Zm, ये होगा। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखो आप लोग, इसको ऐसे लिखा जा सकता है Im डिवाइडेड बाई ISH इज इक्वल टू Zm को मैं क्या लिख सकता हूं, RSH, ZSH को RSH के स्क्वायर प्लस XSH के स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट RM का स्क्वायर प्लस XM का स्क्वायर, ये ऐसे लिखा जा सकता है इसको, क्लियर है, ऐसे हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए यहां पे Im डिवाइडेड बाई ISH इज इक्वल टू RSH, आपका ये डेरिवेशन में भी मैं कराया हूं, है ना, आपको स्टार्टिंग में मैं कराया हूं, RSH डिवाइडेड बाई RM, और यहां पे अंदर में बच जाएगा, फिर इस वाले में क्या बच जाएगा, 1 प्लस XSH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RSH का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस XM का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RM का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इफ और इफ यदि मैं लू यहां पे कि क्या बोल दूं, XSH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RSH का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर XSH डिवाइडेड बाई RSH इज इक्वल टू XM डिवाइडेड बाई RM होगा,
इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे LSH है डिवाइडेड बाई RSH इज इक्वल टू LM डिवाइडेड बाई RM। इसका मतलब शंट का टाइम कांस्टेंट जो है वो मीटर के टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, तो दिस विल बी कैंसिल। और इसको हमको कैंसिल करना है ना, फ्रीक्वेंसी एरर को कैंसिल करवाना है, तो ये दोनों टाइम कांस्टेंट इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों टाइम कांस्टेंट को इक्वल रखना पड़ेगा। तो अब ये इसमें से इंडक्टेंस का इफेक्ट जो है वो हट गया, प्योर रेजिस्टेंस हो गया, ये भी प्योर रेजिस्टेंस हो गया, राइट। तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस मिनिमाइजेशन ऑफ या फिर डिक्रीजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को मैं यहाँ पे अब नेग्लेक्ट करना चाहूंगा। तो अब क्या हो जाएगा, मेरे पास कंडीशन क्या बना, अब मेरे पास कंडीशन बना IM डिवाइडेड बाई ISH इज इक्वल टू RSH डिवाइडेड बाई RM। ठीक, अब पहली बात पूछा क्या है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट इन दोनों में से किसी एक वैल्यू में रख दो वैल्यू को। अब जैसे RM पता है, LM पता है, तो RM पता है, LM पता है, ये मेरा टाइम कांस्टेंट है। तो पहला आप यहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट टाइम कांस्टेंट आपका क्या है यहाँ पे, LM डिवाइडेड बाई RM। अब LM का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में 0.1 मिली हेनरी, और RM का वैल्यू भी पता है 50 मिली ओम। तो मिली से मिली कैंसिल, 0.1 बाई 100, तो टाइम कांस्टेंट 0.1 को 1/10 लिखा जा सकता है इंटू 50 ना, 0.1 अपॉन 50, तो ये हो जाएगा 1/50 500, और 1/500 का आप लिख सकते हो, किसमें चेंज करना है इसको, किसमें लाना है, मिली सेकेंड में पूछा है क्या, हाँ मिली सेकेंड में। तो इसको आप 1000 से सेकेंड को मिली में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई थिंक ये 2 मिली सेकेंड आ गया, 1000 डिवाइडेड बाई 500, तो ये 2 मिली सेकेंड आ गया। तो टाइम कांस्टेंट हमारे पास 2 मिली सेकेंड आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए में 2 मिली सेकेंड है, बी में भी 2 मिली सेकेंड है, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट मेरे पास आ गया 2 मिली सेकेंड। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अब मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे दूसरा क्या पूछा है, तो हाँ RSH का वैल्यू मिली ओम में आपको पूछा है। तो यहां से मैं RSH अब निकाल सकता हूं, RSH का वैल्यू यहां से निकालूंगा तो RSH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ RSH इज इक्वल टू RM इनटू IM डिवाइडेड बाई ISH, ये हो जाएगा। अब RM का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, 50 मिली ओम, तो मिली ओम में ही रहने देता हूं, मिली ओम में मेरे को आंसर लाना है। अब IM का वैल्यू मुझे कितना पता है, 1 एम्पियर है। ISH का वैल्यू अभी मुझे नहीं पता है, टोटल करंट पता है 10, IM का वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे देखो IM का वैल्यू 1 एम्पियर, तो ISH का वैल्यू, अब ये तो प्योर रजिस्टिव सर्किट बन गया है, ये भी प्योर, इसके इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए क्योंकि प्योर रजिस्टिव इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बना दिए। तो टोटल करंट है 1 एम्पियर यहाँ पे है, तो 9 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो होगा, तो ISH इज 9 एम्पियर, ISH इज 9 एम्पियर। तो 50 डिवाइडेड बाई आप 9 करेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाई 10 करते तो 5 आता, बट 50 डिवाइडेड बाई आप 9 करेंगे तो 5 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। ये आपके पास आएगा 5.55 मिली ओम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे हमारा कितना आ गया, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू 2 आया। अब टाइम कांस्टेंट का वैल्यू 2 आया तो आप यहाँ पे LSH RSH की वैल्यू, आप RSH आपने कैलकुलेट कर लिया 5.5 मिली ओम। अब ये LSH भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ के टाइम कांस्टेंट को यहाँ के टाइम कांस्टेंट का इक्वल कर दीजिए, तो LSH का वैल्यू क्या होगा आप वो भी बता सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्योंकि LM पता है, RM पता है, RSH पता है, अब LSH आप बता सकते हो। तो सारा डेटा को ना कैलकुलेट किया जा सकता है इस मैनर में, ठीक है। ये सारा डेटा को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, मूविंग आयरन का। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल हो गया, उसका न्यूमेरिकल हमने देख लिया, मूविंग आयरन हो गया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ पावर स्टार्ट करूंगा, जिसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं डायनेमोमीटर, फिर मैं मेजरमेंट ऑफ एनर्जी में एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डायनेमोमीटर के बारे में, ठीक है। डायनेमोमीटर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या एरर होता है, पावर को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, वाट मीटर कैसे यूज किया जाता है, सब चीज उसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप देखते रहिए, फेसबुक पेज को आप लोग वहां पे आकर के शेयर कीजिए, उसमें आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसमें क्वेश्चन जो भी हो, उसको डाउट जो भी हो उसमें शेयर कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।